तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एमपीएसआई 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट को लेकर, जो कि वर्ष 2017 में संपन्न हुआ था सूबेदार एवं सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर, उसके लिए। तो इसमें हमने हिंदी और इंग्लिश के कुछ प्रश्नों को रखा है। देखें, जो पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। कुर्सी की होड़ ने सरकार को जनता की रिक्त स्थान ठोकरों में गिरा दिया, पैरों में गिरा दिया, आंखों में गिरा दिया या आंखों में बिठा दिया। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा कि आंखों में गिरा दिया। और अगला है दूसरा प्रश्न कि नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। युवकों को रिक्त स्थान होने पर ही विवाह करना चाहिए। अपने पैरों पर दौड़ने योग्य, अपने पैर पसारने के बाद, अपने पैरों पर खड़े या अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा कि अपने पैरों पर खड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए। तो सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। और अगला है प्रश्न नंबर 3 कि नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। दाग लगना, स्पष्ट कहना, कलंक लगना, बहुत रुलाना या हर संभव कष्ट देना। तो सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा, कलंक लगना। और प्रश्न नंबर 4 है कि नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। अमूल और अमूल्य। तो अमूल और अमूल्य का अर्थ बताना है। जकड़ रहित और कीमती, जाल रहित और कीमती, जड़ रहित और कीमती, और जल रहित और कीमती। तो अमूल या अमूल यानी जिसका मूल ना हो, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर 3, जड़ रहित और कीमती। अमूल का हो जाएगा जिसका मूल नहीं, मतलब जिसमें जड़ नहीं, तो जड़ रहित, और अमूल्य जिसका मूल्य नहीं तो कीमती, तो जड़ रहित और कीमती। ठीक है। और 5वां है कि नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। असाध्य और असाधु, आसान और दुष्ट, कठिन और दुष्ट, कठिन और दुष्ट, कठिन और दुष्ट। सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा, कठिन और दुष्ट। 6वां प्रश्न है कि अवली और आविल का क्या अर्थ है। भंवरा और जल, नदी और गंदा, पंक्ति और मित्र, पंक्ति और गंदा। तो अवली यानी पंक्ति या कतार होता है और आविल का मतलब गंदा होता है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा, पंक्ति और गंदा। और 7वां प्रश्न है कि पंचपात्र में कौन सा समास है। कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे पंचपात्र यानी कि पहला जो शब्द है वो संख्यात्मक है, तो द्विगु समास में ऐसा होता है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा, द्विगु समास। अगला 8वां नंबर प्रश्न है कि छंद शब्द का मुख्य अर्थ बंधन है। रिक्त स्थान आदि नियमों पर आधारित काव्य रचना को छंद कहा जाता है। गति तुक छात्र विराम या गति तुक मात्रा विराम, गति कूद मात्रा या विश्राम, या गीत तुक मात्रा या विराम। सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा कि गति, तुक, मात्रा और विराम के आदि नियमों पर आधारित काव्य रचना को छंद कहा जाता है। अगला है 9वां प्रश्न कि सही विकल्प चुनना है। रिक्त स्थान से व्यंग्यार्थ का बोध होता है। अभिधा शब्द शक्ति से, अलंकारों से, व्यंजना शब्द शक्ति से या लक्षणा शब्द शक्ति से। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा कि व्यंजना शब्द शक्ति से व्यंग अर्थ का बोध होता है। ठीक है। तो सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। और अगला है 10वां प्रश्न जो कि इंग्लिश से है कि चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। प्रीपोजिशन बताना है जो इसमें सुटेबल बैठता हो। कि ही वॉज नॉट ए कस्टम टू गेटिंग अप अर्ली टू गो ब्लैंक स्थान ए मॉर्निंग वॉक टू एट फॉर या फिर ऑफ। तो मतलब ये है कि ही वॉज नॉट ए कस्टम्ड टू गेटिंग अप अर्ली टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक होगा यहाँ पे, मतलब सुबह उठकर जल्दी सैर पर जाने का वह आदी नहीं था। तो यहाँ पे फार लग जाएगा इसके लिए। प्रीपोजिशन असल में ऐसा शब्द होता है जो कि संज्ञा, सर्वनाम या वाक्यांश या वाक्य को अन्य शब्दों से जोड़ने का काम करता है। एग्जाम्पल है इन, ऑन, इट, ऑफ, टू, इट, ये सब। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो फार हो जाएगा कि ही वॉज नॉट ए कस्टम्ड टू गेटिंग अप अर्ली टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, यानी कि वह सुबह
जल्दी उठकर सैर पर जाने का आदि नहीं था। तो सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है 11वां नंबर कि चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। आवर प्राइस आर सब्जेक्ट डैश 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 ए हैवी डिस्काउंट एट विथ टू फार। तो देखेंगे अगर अवर प्राइस आर सब्जेक्ट एट विथ टू फार, तो यहाँ पे टू बैठेगा कि अवर प्राइसेस आर सब्जेक्ट टू ए हैवी डिस्काउंट, यानी कि जो एक निश्चित अभिव्यक्ति बताता है, जो ये बताता है कि हम जो हमारी जो कीमतें हैं वो भारी छूट के अधीन है। मतलब एक शर्त ला देता है कि मतलब इतना ज़्यादा छूट या इतना छूट मिलेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट टू हो जाएगा। ठीक है, अब 12वां देखेंगे प्रश्न। 12वां प्रश्न है कि चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। वी आर प्लीज्ड टू ऑफर इट टू यू ए डैश 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 डिस्काउंटेड प्राइस एट ओवर इन या ऑन। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा वो एट हो जाएगा कि वी आर प्लीज्ड टू ऑफर इट टू यू एट डिस्काउंटेड प्राइस। मतलब कि हमें आपको इसे रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराने में खुशी हो रही है। डिस्काउंटेड प्राइस पे हमें खुशी हो रही है आपको उपलब्ध कराने पर। तो यहाँ पे एट हो जाएगा, एट डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है, और नेक्स्ट है 13वां नंबर प्रश्न कि चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। इंडिया फेसेस स्टिफ कंपटीशन डैश चाइना डैश द बीपीओ बिजनेस फ्रॉम इन विथ ऑन बाय फ्रॉम इन। मतलब ये है कि भारत को बीपीओ व्यवसाय में चीन से बड़ी प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम चाइना होगा कि इंडिया फेसेस स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम चाइना इन द बीपीओ बिजनेस। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर हो जाएगा 1 फ्रॉम इन। ठीक है, और अगला है 14वां नंबर प्रश्न कि चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। आर्टिकल्स ए एंड द कि दे वेयर हैविंग डैश एसेंशियल डिबेट ऑन द टॉपिक ऑफ चाइल्ड लेबर इन डैश ऑडिटोरियम, यानी कि वो सभागार में बाल श्रम या बाल श्रम के विषय पर एक आवश्यक या एसेंशियल यानी आवश्यक, महत्वपूर्ण नहीं होगा, आवश्यक बहस कर रहे थे। तो एसेंशियल जो है मतलब ई से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे एन लग जाएगा। ठीक है, दे वे आर हैविंग एन एसेंशियल डिबेट ऑन द टॉपिक ऑफ द चाइल्ड लेबर इन द ऑडिटोरियम। अब ऑडिटोरियम इसलिए यहाँ पे स्पष्ट है कि वो स्पेशल जगह है, इसके लिए यहाँ पे द हो जाएगा। मतलब पहले एन लगेगा फिर द लग जाएगा। तो सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। अगला है 15वां प्रश्न कि चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। ऑल डैश पैसेंजर्स एंड क्रू ऑफ डैश प्लेन दैट हिट द माउंटेन पेरिज्ड, यानी कि ऑल द पैसेंजर एंड क्रू ऑफ द प्लेन। तो यहाँ पे दोनों में द हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्लियर है ना चीज़ कि हम उसी पर्टिकुलर प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें सभी जो हैं सभी खत्म हो चुके हैं कि ऑल द पैसेंजर एंड क्रू ऑफ द प्लेन दैट हिट द माउंटेन पेरिज्ड, यानी कि पहाड़ से टकराने वाले विमान के सभी यात्री और चालक दल मारे गए। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा, दी और दी, है ना। और अगला है 16वां नंबर प्रश्न कि चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। डैश न्यूयॉर्क बेस्ड आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वॉन डैश इंटरनेशनल डिजाइन कंपटीशन, यानी कि न्यूयॉर्क स्थित वास्तुशिल्प संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन प्रतियोगिता जीती। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एन 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 ए द दिया। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा कि ए न्यूयॉर्क बेस्ड आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि न्यूयॉर्क स्थित एक वास्तुशिल्प संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन प्रतियोगिता जीती, वॉन द इंटरनेशनल डिजाइन कंपटीशन। ठीक है, तो नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे। 17वां देखेंगे। 17वां प्रश्न जो है कि चूज द एप्रोप्रिएट यूजेस ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। आफ्टर ए लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग जर्नी दे अराइव्ड होम
लास्टली, फाइनली, एटलीस्ट या फास्टली। तो फाइनली आदमी घर पहुंचता है अपने, न कि लास्टली या एटलीस्ट। मतलब क्योंकि घर हमारा जो है, आपका जिसका भी हो, मतलब वो एक फाइनल डेस्टिनेशन होता है, तो वो फाइनली यहाँ पे वर्ड आएगा कि आफ्टर ए लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग जर्नी दे वर अराइव्ड होम फाइनली। तो सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। मतलब एक लंबी और थकाई यात्रा के बाद हम फाइनली या अंततः घर पहुँचे। ठीक है, तो सही विकल्प नंबर बी हो जाएगा, या फाइनली। ठीक है, और अगला है 18 नंबर के चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंस इज डायरेक्टेड बीइंग occupied with important matters he had no time to meet us। मतलब आवश्यक कामों में इतना ज़्यादा व्यस्त है कि वह हमसे मिल नहीं सका। इसका सेंटेंस बनाना है। तो ही वॉज सो ऑक्यूपाइड विथ इम्पोर्टेंट मैटर्स दैट ही हैड नो टाइम टू मीट अस। ही वॉज he was much occupied with important matters, so only he had no time to meet us। नंबर 3 है कि being occupied with important matters he had no time to meet him। नंबर 4 है कि important matters occupied him so that he could not see us। तो यहाँ पे क्या है कि ज़रूरी काम में वो ज़्यादा व्यस्त था, तो क्या हो जाएगा, he was so occupied with important matter दैट ही हैड नो टाइम टू मीट अस। मतलब वो ज़रूरी काम में इतना व्यस्त था कि वह हमसे नहीं मिल सका। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, और नंबर 2 विकल्प में वनली लगा है, तो ऐसा थोड़ी, मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉर गिवन सेंटेंस। व्हेन आई वॉज लर्निंग टू ड्राइव माई डैड लेट मी डैश हिज कार टू यूज यूज्ड या यूजिंग। तो जब मैं छोटा था, तो यहाँ पे क्या है, वाज फर्स्ट लग चुका है, तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 यूज हो जाएगा। कि फिर जब मैं गाड़ी चलाना सीख रहा था, मेरे पिता मुझे अपना गाड़ी इस्तेमाल करने देते थे, तो यहाँ पे यूज हो जाएगा। सही विकल्प नंबर 2। और अगला है 20वां नंबर प्रश्न की चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। व्हेन आई वाज लर्निंग टू ड्राइव, सॉरी, ही वाज डैश 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 ₹100 फॉर ड्रंक एंड ड्राइविंग। यानी कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए उस पर 1000 का जुर्माना लगाया गया। तो जुर्माना को फाइन कहते हैं, तो ना, तो यहाँ पे फाइंड नंबर 3 हो जाएगा कि ही वाज फाइंड ₹1000 फॉर ड्रंक एंड ड्राइविंग। यानी कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए उस पर 1000 का जुर्माना लगाया गया। चार्ज्ड ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि चार्ज मतलब जब किसी अपराध का आरोप लगाते हैं तो उसे चार्ज कहते हैं, चार्ज्ड कहते हैं। और पेनलाइज्ड की बात करें तो पेनलाइज्ड मतलब दंडित करना। बुक्ड यानी किसी चीज़ के लिए उसको किसी चीज़ में उसका नाम डाल देना, उसको बुक्ड कहते हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा कि ही वाज फाइंड ₹1000 फॉर ड्रंक एंड ड्राइविंग। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले में। नमस्कार, जय।